Okay, good evening, good evening. Good evening to all of you. Everything is fine. Everything is fine. Audio and video. ओके, सो कूलम्स लॉ हम लोगों ने शुरू कर लिया था और कूलम्स लॉ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और कूलम्स लॉ में कूलम्स फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था। एंड आई थिंक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने 1 से 2 पॉइंट डिस्कस भी किया था। कि पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। मतलब अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो आप चार्ज को किसी भी रास्ते से लेकर चले जाइए, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हमेशा सेम होगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोगों का सेकेंड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया था इस तरीके से। अब इससे आगे बढ़ते हैं और पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट आप लोग मुझे ये एक बार मुझे ये बताइएगा कि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था। सेकेंड पॉइंट तो मैंने लिखवाया था कि कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था। राशि हिमांशु बताइए, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वेरी गुड, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और सेकेंड पॉइंट मैंने लिखवाया था कि ये जो होता है हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। थर्ड नंबर में लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on two charge are equal in magnitude and opposite in direction। यानी कि दो चार्ज पर जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उन दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल लगेगा और उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी अगर हम ऐसा बोल दें कि एक चार्ज Q1 है और इससे r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज अगर Q2 रखा हुआ है, तो भले ही चार्ज डिफरेंट है, भले ही डिफरेंट है, Q1 अलग चार्ज है, Q2 अलग चार्ज है, बट जितना फोर्स Q1 लगाएगी Q2 पर, मान लीजिए इस पर फोर्स लग रहा है F2 और Q2 लगा रही है फोर्स Q1 पर और इस पर लग रहा है फोर्स F1, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट दोनों चार्ज पर इक्वल फोर्स लगेगा। अगर इस वाले चार्ज पर 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, अगर Q1 लगा रही है Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स, तो Q2 भी लगाएगी Q1 पे 10 न्यूटन का फोर्स। अगर इस पे लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो इस पर भी लगेगा 5 न्यूटन का फोर्स। यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल लगेंगे। जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए दोनों का क्या है। अगर इन दोनों, इसका चार्ज अगर पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे इस पे लग रहा है F2, इस पे लग रहा है F1, तो दोनों चार्ज का डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट। अच्छा, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या हम F1 इज इक्वल टू F2 लिख सकते हैं?
F1 इज इक्वल टू F2 लिख सकते हैं क्या? दो वेक्टर को बराबर कब लिखा जाता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से हम इन दोनों को इक्वल नहीं लिखेंगे। हाँ, आपको एक चीज पता होगा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस तरीके से, अगर कोई वेक्टर ए है, तो आप इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो जस्ट इसका डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है। किसी भी वेक्टर में अगर आप माइनस लगाते हैं तो वो 180 डिग्री घूम जाता है। तो अगर F2 इस तरफ है तो F2 में अगर हम माइनस लगाएंगे तो F2 किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड तो पहले से सेम था, तब हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। लेकिन क्या लिख सकते हैं? F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों चार्ज पर जब भी फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज पर फोर्स इक्वल लगेगा एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक, अब इसी में अगर मान के चलिए एक चार्ज नेगेटिव होती, जैसे मान लीजिए ये वाली चार्ज नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सपोज दैट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगने लगेगा? अट्रैक्शन। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो Q1 पर मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है Q2 की तरफ, और Q2 पे लग रहा है इस तरफ अट्रैक्शन। तो अभी भी देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो कूलम फोर्स हमेशा इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होंगे। रिपल्शन भी होगा तो अपोजिट और अट्रैक्शन भी होगा तो अपोजिट ही रहेगा, और ये चीज आपको याद रखना है। अब एक चीज यहां पे समझो कि अगर इन दोनों का फोर्स, अगर दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स इक्वल है, जैसे मान के चलिए ये वाला चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज है Q2, इसके बीच का सेपरेशन है R। जितना फोर्स Q1 लगाएगी Q2 पर, उतना ही फोर्स Q2 लगाएगी Q1 पे। फोर्स हमेशा बराबर लगेगा। ऐसा मत सोचिएगा, अगर मान के चलिए ये वाली चार्ज है 10 कूलम और ये वाली चार्ज है 1000 कूलम, तो जितना फोर्स 10 कूलम लगाएगी 1000 कूलम पर, उतना ही फोर्स 1000 कूलम लगाएगी 10 कूलम पे। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये कम है, अगर ये चार्ज कम है तो ये कम फोर्स लगाएगी, और ये चार्ज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगी। ऐसा नहीं होता है। चार्ज इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों पर फोर्स बराबर लगेगा। तो जितना फोर्स लगेगा Q1 पर, उतना ही फोर्स लगेगा Q2 पे। तो मान लीजिए इस पर लग रहा है फोर्स F रिपल्शन, इस पर भी लग रहा है F रिपल्शन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन दोनों को देखो। अगर हम Q1 को देखते हैं तो Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? F। और अगर हम Q2 को देखते हैं तो Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है? F। लेकिन अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लें, किन दोनों को? Q1 और Q2 को मिलाकर अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, Q1 और Q2 को मिलाकर अगर हमें क्या मान लें? सिस्टम, तब बताइए इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है? अगर हम आपसे पूछे इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जितना फोर्स Q2 पर उधर लग रहा है उतना ही फोर्स Q1 पे इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, F नेट ऑन द सिस्टम इज 0। और किसी भी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। किसी भी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है। जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा, मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन। जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। किसका मोमेंटम? Q1 का नहीं, Q2 का नहीं, Q1 और Q2 का मिलाकर, क्योंकि ये मोमेंटम मैंने किसका कंजर्व लिखा है? सिस्टम का। अकेला Q1 का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, अकेला Q2 का मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, क्योंकि जिस पर फोर्स 0 होगा उसी का मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। किस पर फोर्स 0 है? सिस्टम पे। तो मोमेंटम किसका कंजर्व्ड होगा? सिस्टम का। तो याद रखना है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड। जितना मोमेंटम पहले उतना बाद में। तो ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स follows
न्यूटन्स थर्ड लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको फॉलो करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब मैक्सिमम बच्चों को यह पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना फोर्स ए लगाएगी बी पर उतना ही फोर्स बी लगानी चाहिए ए पर, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दो बॉडी पर एक्शन होगा और एक बॉडी पर रिएक्शन होगा, एक बॉडी पर एक्शन होगा तो दूसरे बॉडी पर रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होने चाहिए एंड अपोजिट होने चाहिए। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ को वैलिड होने के लिए 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, एक बॉडी पर एक्शन लगने चाहिए तो दूसरे बॉडी पर रिएक्शन होने चाहिए। एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होना चाहिए, किसी एक बॉडी पर एक्शन तो दूसरे बॉडी पर रिएक्शन। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, और एक्शन और रिएक्शन का जो नेचर है, नेचर वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो नेचर बदल गया। नेचर अगर बदल जाएगा तो वहां पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं होगा। देखिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वैलिड कराते हैं। ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है। जितना फोर्स Q1 लगाएगी Q2 पर उतना ही फोर्स Q2 लगाएगी Q1 पे, चाहे चार्ज बराबर हो या ना हो। अब मान लीजिए कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रही है, 10 न्यूटन, तो Q2 भी Q1 पे कितना लगाएगी, 10 न्यूटन। तो अगर हम इस वाले फोर्स को एक्शन माने तो ये वाला फोर्स रिएक्शन होगा। अब चारों पॉइंट इस पे लगा के देखिए, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगने चाहिए। उस पे लग रहा है एक्शन, इस पे लग रहा है रिएक्शन, अलग अलग बॉडी पे लगा, अलग अलग चार्ज पे लगा। एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मतलब जितना एक्शन लग रहा है उतना ही रिएक्शन होना चाहिए। एक्शन कितना लगा, 10 न्यूटन, तो रिएक्शन कितना हुआ, 10 न्यूटन। ये उस पे लगाएगी 10 न्यूटन का फोर्स तो ये भी लगाएगी 10 न्यूटन का फोर्स। दोनों हो गया 2 पॉइंट। तीसरा, एक्शन और रिएक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, एक्शन लग रहा राइट, रिएक्शन लग रहा लेफ्ट। और चौथा पॉइंट, एक्शन और रिएक्शन का नेचर सेम होना चाहिए। देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है Q2 पर, वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पर जो फोर्स लग रहा है Q1 पे, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो चारों पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो रहा है। अगर चारों पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे न्यूटन्स का जो लॉ है वहां पे लग रहा है, यानी न्यूटन्स का यहाँ पे थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक, न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, along the line joining between two charges, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। मतलब अगर एक चार्ज यहां है, अगर एक चार्ज यहां है Q1, आई होप सो दिख रहा होगा, हाँ एक चार्ज यहां है Q1, ऐसे समझाते हैं, एक चार्ज यहां है Q1 और दूसरा चार्ज यहां है Q2, तो फोर्स कैसे लगने वाला है दोनों के बीच में। तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों चार्ज को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। फोर्स जब भी लगेगा इसी लाइन पर रहेगा। अगर इस लाइन से आप हटाकर फोर्स दिखाओगे तो वो गलत हो जाएगा। फोर्स हमेशा कहां लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पे। अगर रिपल्शन भी लग रहा है तो इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन लग रहा है तब भी इसी लाइन पे लगेगा। Q2 पर अगर फोर्स दिखाना है रिपल्शन वाला तो इसी लाइन पे दिखाना होगा F, और Q1 पे अगर रिपल्शन दिखाना है, Q1 पे अगर रिपल्शन दिखाना है तो भी इसी लाइन पे दिखाना होगा। अगर आपने फोर्स इस लाइन से हटा के बनाया तो फिर वो गलत हो जाएगा। अट्रैक्शन भी दिखाना है तो इसी लाइन पर, रिपल्शन भी दिखाना है तो इसी लाइन पर। अब यहां पर पॉइंट नंबर 6 की बात सुन लो। पॉइंट नंबर 6 मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। बहुत अच्छी बात है, थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। फिर मैंने पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला, फोर्स हमेशा उस लाइन पे रहेगा
जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन है। जब भी दो चार्ज आपको दिखे, पकड़ के दोनों चार्ज को लाइन से मिला दीजिए, फोर्स हमेशा उसी लाइन पर रहेगी, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। जिस भी फोर्स में ये दो क्वालिटी आ जाए, यानी कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो भी करे और अलोंग द लाइन ही लगे, जिस भी फोर्स में ये क्वालिटी आ जाती है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी हम 6 नंबर पॉइंट में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। और जितनी भी सेंट्रल फोर्स होती हैं सब कंजर्वेटिव होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंजर्वेटिव है। ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंजर्वेटिव हैं। पॉइंट नंबर 7, फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charges does not depends on the presence or absence of any other charge, समझना बात को। यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक चार्ज है मान लीजिए Q0 और एक चार्ज है मान लीजिए Q1, और Q1 ने Q0 पर फोर्स लगाया, Q0 पे फोर्स लगाया 4 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? 4 न्यूटन। अभी और कोई चार्ज नहीं है। Q1 ने Q0 पर कितना फोर्स लगाया? 4 न्यूटन। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक और चार्ज आ जाए Q2, और Q2 के कारण इस पर मान के चलिए कितना फोर्स लग रहा है, एज्यूम कर लेते हैं कि Q2 के कारण लग रहा है 3 न्यूटन। देखिए जब Q2 नहीं थी, जब Q2 वाली चार्ज नहीं थी तो Q1 इस पर कितना फोर्स लगा रही थी? 4 न्यूटन। जब Q2 वाली चार्ज आ गई तब ये वाली चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रही है? अभी भी 4 न्यूटन। यानी ये चार्ज इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगी, ये किसी दूसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे Q2 रहे या ना रहे, ये अगर इस पर 4 न्यूटन लगा रही थी पहले, तो Q2 के आने के बाद भी 4 न्यूटन लगेगा। यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये नहीं है तब ये इस पर लगा रही है 4 न्यूटन, ये आ गया तब भी ये इस पर लगाएगी 4 न्यूटन। मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स बदला क्या? नहीं बदला, लेकिन इसका टोटल फोर्स इसके आने से तो बदल जाएगा। अगर ये नहीं है तब इस पर एक ही फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, लेकिन अगर ये आ गई चार्ज तो इसके कारण भी लगेगा 3। इधर लग रहा है 4 न्यूटन, इधर लग रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 5 न्यूटन, जो कि 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 90। तो नेट फोर्स बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। लेकिन दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बदलता है नहीं। यही चीज आपको याद रखना है, किसी तीसरे चार्ज के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या नहीं डिपेंड करेगा? नेट फोर्स डिपेंड करेगा, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। समझ में बात आई है? तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स चेंज करेगा। यहां पे लिखेंगे बट net force depends on the presence or absence of other charge. Presence or absence of other charge. आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एलेन का मॉड्यूल मिला है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एलेन का मॉड्यूल मिला है आप लोगों को, पीडीएफ में मिला है। तो ऐसा करते हैं कि आप उस मॉड्यूल को बनाएंगे, जहां जहां जो भी क्वेश्चन आपसे बन पाता है उस क्वेश्चंस को बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसको टिक लगाइए। एक दिन चाहे वो संडे हो या कोई भी और दिन,
हम लोग 2 घंटे का सेशन रखेंगे, 2 घंटे की क्लास रखेंगे। उसमें पढ़ाएंगे नहीं आपको थ्योरी, उसमें आपका जितना भी डाउट है, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना है, 1 बाय 1 वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या रेडी हैं आप लोग इस प्रोग्राम से? ये जो प्लान हम बना रहे हैं, क्या आप लोग रेडी हो? गुड। ओके, तो ये प्लान हम लोग बनाते हैं, 1 से 2 दिन में इस प्लान को बनाकर और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी दिक्कत क्या हो रही है? ओके गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का रिस्पांस देखकर। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग काफ़ी क्यूरियस हो, और इसी तरीके से पढ़ाई होता है ना। पढ़ाई इसी तरीके से होती है, जब आप क्यूरियस होते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन कर पाओगे। अचानक कुछ भी नहीं होता है। तो उस क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए, हर स्टूडेंट बनाएगा तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी। अब 2-3 स्टूडेंट बनाएगा और बाकी स्टूडेंट अगर अटेम्प्ट नहीं ले रहा है तो मुझे लगेगा कि शायद आप लोगों को नहीं बनाना है, तो हम भी उस तरह से एनर्जेटिक होकर नहीं करेंगे। अगर सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे बने या ना बने, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा, कुछ दिन के बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ सारे लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सेशन क्लास रखेंगे। उस दिन सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप चाहो तो अलेन का जो मॉड्यूल है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 लेवल 2 सारे क्वेश्चन आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तो उसको हम लोग भी करेंगे। ठीक है, चलिए। और लाइव क्लास में हमेशा अटेंड रहिए। लाइव क्लास की बात अलग होती है और रिकॉर्डेड क्लास की बात अलग होती है। तो लाइव क्लास में हमेशा अटेंड रहना है। तो ये वाली बात आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, और एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना था। देखिए, अभी एक्चुअली जो आप लोगों की क्लास हम ले रहे हैं वो हम अपने घर से आते हैं जीशान सर के घर पर। सर पर वो मॉड्यूल पे मेडिकल है। आप लोगों को जेई का भी मॉड्यूल हम भेजे हैं। जीशान सर को हम जेई का भी मॉड्यूल भेजे हैं। अलेन का 2 मॉड्यूल मैंने भेजा है, एक नीट वाला और एक जेई वाला। ठीक है, तो नीट वाला सबको बनाना है, चाहे वो जेई वाले बच्चे हों या मैथ वाले बच्चे हों या मेडिकल वाले हों। जेई वाला जो नीट वाला मॉड्यूल है वो सबको बनाना है। ये नहीं सोचना है कि वो नीट का है। ऐसा क्वेश्चन में थोड़ी रजिस्ट्री किया हुआ है कि ये क्वेश्चन अगर नीट के मॉड्यूल में तो जेई में नहीं पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन में रजिस्ट्री थोड़ी कर लिया है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या होता है नीट में और जेई में? थोड़ा लेवल का डिफरेंस होता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट पहले बेसिक लेवल पढ़ता है, फिर अपर लेवल पे जाएंगे ना। तो आप समझिए कि जो आपका नीट वाला मॉड्यूल है वो आपका एक बेसिक मॉड्यूल हो गया, वो सबको बनाना है। और नीट वाले बच्चे नीट का मॉड्यूल बना के रखेंगे, और जेई वाले जो बच्चे हैं वो नीट का मॉड्यूल बनाने के बाद आप जेई का मॉड्यूल बनाएंगे। और आपको बता रहे हैं कि अगर आपने नीट का मॉड्यूल बना लिया और उसके बाद अगर आप जेई का मॉड्यूल बनाओगे ना, तो 50 to 60% क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा, क्योंकि बेस आपका बन चुका है। तो हमेशा पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो एक चीज़ और आप लोग से शेयर करना था कि अभी जो क्लास हो रही है, सिचुएशन आप देख रहे हो कि कितना ख़राब सिचुएशन आ गया है। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही रिस्क फैक्टर है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ऋतिक, एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी रिस्क फैक्टर है। तो मैं अपने घर से आता हूँ जीशान सर के घर पर, और यहाँ से क्लास आप लोगों की चलती है। तो कहीं ना कहीं मैं आ रहा हूँ पूरा रास्ते में, तो एक मेरे लिए रिस्क फैक्टर है। और हम अगर जीशान सर के घर पर आ रहे हैं तो चूँकि फैमिली है सब लोग यहाँ पे, तो यहाँ भी रिस्क फैक्टर है। तो इसीलिए आप लोगों की क्लास 2 दिन नहीं हम ले पाए थे। और मेरा प्लान कर रहा है कि हम जो है ऑनलाइन सेटअप हम भी अपने घर पे कर लें, ताकि जीशान सर अपने घर से क्लास लें और हम अपने घर से क्लास लें। किन्हीं को आने जाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा भी जो है टाइम बचेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, हरासमेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत डर लगता है आने में रास्ते में कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, और अब तो आपका जा कर के कर्फ्यू वाला भी सिस्टम है। अभी देखिए मैं जाऊंगा तो पता नहीं रास्ते में क्या इश्यूज़ क्रिएट होगा नहीं होगा। तो अगर बीच में अभी 1-2 दिन अगर बीच में क्लास नहीं होती है फिजिक्स की, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये सब इश्यूज़ थोड़ा सा हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है पूरा सेटअप करके
अपने घर पर, उसके बाद वहाँ से ऑनलाइन क्लास अगर हम लेंगे तो फिर मे भी हम आपका ज़्यादा क्लास ले पाएँ। तब मॉर्निंग में भी क्लास ले सकते हैं और इवनिंग में भी क्लास ले सकते हैं। एक टाइम कर देंगे डेली का और एक टाइम कर देंगे कि हफ्ते में 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। इससे क्या होगा कि फिज़िक्स का सिलेबस भी जल्दी जाएगा आगे और आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, बस चलिए, तो यहाँ से 7 नंबर पॉइंट हो चुका है। इससे और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 देखो। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि कूलम का जो फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। अब ये जो चार्ज है ना, ये डिपेंड करेगा कि आपने चार्ज को कहाँ रखा। अगर आपने चार्ज को एयर में रखा तो फोर्स कुछ अलग लगेगा। उसी चार्ज को अगर आप किसी और मीडियम में रख देंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी मीडियम बदलने से चार्ज पे लगने वाले फोर्स भी बदल जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा, बिटवीन चार्जेस। ठीक है, मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो कैसे डिपेंड करता है? अगर मान के चलिए आपके पास दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है? R। अगर ये दोनों चार्ज एयर मीडियम में रखा हुआ है तब इस पर फोर्स लग रहा है F0। ये मान लीजिए, मैंने मान लिया फोर्स कितना लग रहा है? F0। इसी दोनों चार्ज को उठाकर अगर हम मीडियम में रख देंगे, अगर हम इन दोनों चार्ज को उठाकर मीडियम में रख देंगे, Q1 Q2 सब कुछ सेम है, चार्ज भी वही है, चार्ज के बीच का सेपरेशन भी वही है, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया? मीडियम, है ना। जैसे मान के चलो पहले चार्ज एयर में था, अभी हमने इसको उठाकर वाटर में रख दिया, तो क्या चेंज हो गया? मीडियम चेंज हो गया। अब जो इसके बीच में फोर्स लगेगी, दोनों चार्ज के बीच में, वो कितनी फोर्स लगेगी? अब इस फोर्स का नाम मैंने रख दिया, दिस इज मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब जो इसके बीच में फोर्स लगेगा वो लगेगा Fm। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो चार्ज बदला है और ना ही चार्ज के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ है, तो यहां पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? एयर का फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर, एयर का फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर। अब खुद सोचिए, जिस मीडियम का एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा वहां पर फोर्स कम हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा कब लगेगा? जब वो कहां होगी? चार्ज एयर में या फिर वैक्यूम में। क्योंकि जैसे ही आप मीडियम में रखोगे, एयर के फोर्स को एप्सिलॉन आर से डिवाइड होने लगेगा, और जैसे ही फोर्स एप्सिलॉन आर से डिवाइड होने लगेगा तो फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी मीडियम का फोर्स हमेशा कम होगा, किससे? एयर के फोर्स से। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। सोचिए, अगर इन दोनों चार्ज को कंडक्टर में रख देंगे तो क्या होगा? कंडक्टर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? याद कीजिए, इन्फिनिटी होता है, तो F0 अपॉन इन्फिनिटी, फोर्स पूरा 0। कंडक्टर में अगर आप रखोगे तो वहां फोर्स ही नहीं लगेगा, कंडक्टर के इनसाइड में। 8 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 9, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये फोर्स किसको फॉलो करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? समझते हैं, कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करता है? फॉलो करता है। सबसे पहले समझो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपके पास एक चार्ज है Q0,
और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 एंड सो ऑन। अब उन सारे चार्ज मिल करके किसी एक चार्ज पर तो फोर्स लगाएगा। Q1 वाली चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा Q0 पर, Q2 वाली चार्ज भी फोर्स लगा रही होगी Q0 पर, Q3 वाली भी लगा रही होगी, Q4 वाली भी लगा रही होगी। तो जितने भी आसपास में चार्ज हैं सारी चार्ज मिल करके Q0 पर फोर्स लगा रही है। अब मुझे यह जानना है कि Q0 पर टोटल कितना फोर्स लगा। अब आप क्या बोलेंगे, अगर Q0 पर F1 फोर्स लगा, F2 फोर्स लगा, F3 फोर्स लगा, F4 फोर्स लगा, 4 फोर्स लगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब बोलेंगे सर यही आपका टोटल फोर्स लग रहा है Q0 पर। नहीं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप फोर्स को सिंपल तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, फोर्स को जोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर, वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ेगा। एकदम सही बात है रोनित, वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, और किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ा जाएगा तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, लिखिए, द नेट फोर्स ऑन, और ये एग्जाम में आता है 2 मार्क में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज पर। मान लो मुझे टोटल फोर्स किस पे निकालना है, Q0 पर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि Q0 पे कितना फोर्स लगेगा। एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्ज हैं हमारे पास, सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन can be calculated by adding all the individual forces vectorically। जितने भी अलग अलग फोर्स हैं सबको कैसे जोड़ना है, वेक्टोरिकली। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसको डायग्राम में देख लीजिए। मान लीजिए कि एक चार्ज है Q0 और यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q2 है, यहां पर एक चार्ज Q3 है, इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं, यहां पर एक चार्ज Q4 है एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्ज हैं, है ना। अब मुझे ये जानना है कि Q0 वाले चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सारे चार्ज का अलग अलग फोर्स निकालेंगे। पहले हम ये पता करेंगे कि Q1 वाली चार्ज Q0 पर कितना फोर्स लगाई। तो Q1 वाली चार्ज Q0 पर मान लेते हैं कितना फोर्स लगाई है, F1 इधर। Q2 वाली चार्ज कितना फोर्स लगाई, Q2 वाली फोर्स लगाई F2 इस तरफ। Q3 कितना लगाई, F3 इस तरफ। Q4 वाली चार्ज कितना फोर्स लगाई, F4 इस तरफ। अब सारे फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टोरिकली, वेक्टर के तरह जोड़ेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, और जितने भी और भी फोर्सेस होंगे एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इस तरीके से हम किसी एक चार्ज पर जितने भी चार्ज हैं सारे चार्ज का मिलाकर फोर्स निकाल सकते हैं, सारे चार्ज का फोर्स मिलाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल सेशन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट के कूलम्स लॉ पे। इस फोर्स वाले फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, और पहले जो क्वेश्चन बनाएंगे धीरे धीरे बेसिक से बनाएंगे, एकदम जीरो लेवल वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल को अप करते चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन पहले।
चलिए मिटा दिया जाए। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अभी क्या है, अपने पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, Q1 एंड Q2, और इसके बीच का सेपरेशन अभी कितना है, T। अभी कितना है, T। लेकिन अभी इन दोनों चार्ज के बीच में एयर मीडियम नहीं है, अभी इन दोनों चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। मैंने क्या रखा है, मान के चलो मैंने इसमें एक ये रख दिया स्लैब, एक मटेरियल मैंने रख दिया स्लैब, इसका थिकनेस है T, या आप ऐसा कह दो दो चार्ज के बीच का सेपरेशन भी कितना है, T है। ये मैंने इसके बीच में से रख दिया मीडियम। ठीक है भाई, अब ये जो मीडियम मैंने रखा है इसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, यानी हमने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम भर दिया। अब इसके बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू F। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है Q1 और Q2 के बीच में। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसी दोनों चार्ज को एयर मीडियम में रख दें, एयर मीडियम में, तो अब मुझे बताओ इसको कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा ताकि अभी इनके बीच पर फोर्स उतना ही लगे जितना कि पहले लग रहा था। इन दोनों चार्ज को यहां से हटाकर, इस मीडियम से हटाकर इन दोनों चार्ज को एयर मीडियम में कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि एयर मीडियम में रखने के बाद फोर्स उतना ही लगे जितना कि पहले लग रहा था। तो आपको R बताना है, कैलकुलेट R सो दैट फोर्स रिमेन्स सेम। क्वेश्चन में लिख दूं यहां पे, कैलकुलेट R एयर में कितने डिस्टेंस पर रखें सो दैट फोर्स रिमेन्स सेम। ये एक तरह का क्वेश्चन भी है और एक तरीके से फॉर्मूला भी यहां पे आपको मिलेगा। अभी ये दोनों चार्ज किस में है, एक मीडियम में रखा हुआ है, इस मीडियम का वैल्यू कितना है, K। अब इसी दोनों चार्ज को, अभी दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, अभी दोनों चार्ज के बीच का थिकनेस है T, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस T है, इसको यहां से उठाया। अब इन्हीं दोनों चार्ज को एयर में कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि एयर में भी उतना ही फोर्स लगे जितना इसमें यहां लग रहा था। यहां कितना लग रहा है, F, तो एयर में भी कितना लगना चाहिए, F, फोर्स सेम। अब मेरी बात सुनो, आप बोलोगे सर अगर दोनों चार्ज के बीच में मीडियम है, तो हम फोर्स का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R को ही हम क्या बोल रहे हैं, ये जो एप्सिलॉन K है वही अपना एप्सिलॉन R है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ का फोर्स है, मीडियम का। कहाँ का फोर्स है, मीडियम का। एयर में मैंने मान लो R दूरी पर रखा है, तो एयर में फोर्स होगा F नॉट, इसको क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लिया वो चार्ज को हमने R डिस्टेंस पे रखा है, वही R हम लोगों को निकालना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना फोर्स यहां लग रहा था उतना ही फोर्स यहां लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स दोनों का सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Fm इज इक्वल टू F नॉट, मीडियम का फोर्स और एयर का फोर्स बराबर होगा। Fm कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fm कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे T है भाई, चार्ज के बीच का थिकनेस T था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, T, और अभी इसके बीच का डिस्टेंस कितना, R स्क्वायर। क्या क्या चीज कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, R स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिलने वाली है, कितनी मिलेगी, R स्क्वायर की वैल्यू, R स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू T स्क्वायर, तो R बराबर √K टाइम्स T। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका मतलब ये हुआ अगर चार्ज किसी मीडियम में टी थिकनेस पे रखी हुई है, टी डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो वही चार्ज को अगर हम रूट के इंटू टी डिस्टेंस में एयर में रख दें तो फोर्स बराबर आएगा। आई रिपीट अगेन, अगर कोई चार्ज किसी मीडियम में टी डिस्टेंस पे रखी हुई है, मीडियम में कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, टी डिस्टेंस पे, तो उसी चार्ज को अगर हम एयर में रूट के इंटू टी डिस्टेंस पे रख दें तो फोर्स वहां पर भी सेम रहेगा। फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी फोर्स चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना है बात में। चार्ज मीडियम में रहे टी डिस्टेंस पर या एयर में रहे रूट के इंटू टी डिस्टेंस पर, फोर्स सेम रहेगा। फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी आप चाहते हो कि अगर फोर्स ना बदले तो जो चार्ज मीडियम में टी डिस्टेंस पर है उसी चार्ज को एयर में कहां, कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, रूट के टी डिस्टेंस पे, तो बात बराबर है। तब बात क्या है, बराबर है। फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। अब इस बात से आप बोलोगे सर इस बात का हम यूज कहां करें, यूज देखो, बहुत तगड़ा यूज बताते हैं तुमको, बहुत तगड़ा यूज देखो। अगर ये बातें मान लीजिए बहुत लोगों को नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को वो नहीं बना पाएगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो चार्ज है हमारे पास, दो चार्ज हमारे पास है, एक Q1 है और एक Q2 है, एक Q1 और एक Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, R है। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें टी थिकनेस का एक स्लैब रख दिया। इसका थिकनेस कितना है, टी थिकनेस का मैंने क्या रख दिया, स्लैब। इसका कांस्टेंट कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। अब बताइए Q1 Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है। आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात हो गई, यहाँ तो हम मटेरियल पूरा भरा ही नहीं है, टी थिकनेस तक भरा है, बाकी जगह तो खाली है, बाकी जगह तो एयर है, बाकी जगह क्या है, एयर। अब क्या करें, हम बोलेंगे टेंशन मत लो। अब क्या करोगे, मीडियम को, इस मीडियम को बदल दो एयर में, इस मीडियम को किस में बदल दो, एयर में। कैसे बदलोगे एयर में, अगर मीडियम का डिस्टेंस t होता, अगर मीडियम का डिस्टेंस t होता तो एयर में उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, एयर में जब हम उसको बदलेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट के टी। अब ये भी प्रूफ किया। तो अगर ये डिस्टेंस मीडियम में कितना है, t, तो एयर में अगर हम इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, एयर में ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट के इंटू टी। एयर में ये डिस्टेंस किस में बदल गया, एयर में। और ये तो पहले से एयर में है ही, ये कितना है, ये है r माइनस टी, ये तो पहले से एयर में है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस एयर में आ गया, प्लस बाकी बचा ये डिस्टेंस r माइनस टी, ये भी किस में आ गया, एयर में। यानी अब चार्ज के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, अब चार्ज के बीच का एक्चुअल इफेक्टिव डिस्टेंस है रूट के टी प्लस r माइनस टी। और ये डिस्टेंस किस में आ गया, इन एयर मीडियम। मतलब अब पूरा का पूरा चार्ज कहां आ गया है, एयर मीडियम में आ गया। और अगर चार्ज एयर मीडियम में आ गया है तो अब हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और R कितना लिखिएगा, अंडर रूट के इंटू टी प्लस r माइनस टी का हो, r माइनस टी, ये पूरा हो गया r और ये बन जाएगा r का स्क्वायर। दैट इज द आंसर। अभी इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है। न्यूमेरिकल इतना चलेगा कि कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, बस आप लोग एकदम ढंग से पढ़ते रहिए। रूट के टी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो इसका जवाब दीजिए। सर रूट के टी डिस्टेंस है या फोर्स एक्सपीरियंस, सर रूट के टी डिस्टेंस है। रूट के टी इज ए डिस्टेंस, इट इज ए डिस्टेंस। मीडियम में है टी, तो ये वाला डिस्टेंस को जब एयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट के टी। रूट के टी इज ए डिस्टेंस नॉट फोर्स। प्लस
ये डिस्टेंस एयर में, यानी अब इन दोनों चार्ज को अगर पूरी तरीके से एयर में रख दें तो अब उनके बीच का डिस्टेंस इतना रहेगा, और डिस्टेंस इतना रहेगा लेकिन फोर्स वही है जो लग रहा है। हम एक मीडियम को दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं ये मानते हुए कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। अगर फोर्स बदल जाएगा तब तो गड़बड़ हो गया। फोर्स को वही रखना है, बस मीडियम को बदलना है ताकि हम कैलकुलेशन कर पाएं। क्योंकि ऐसा वाला कोई फॉर्मूला थोड़ी था हमारे पास कि कुछ में एयर है कुछ में मीडियम है, क्या है, ऐसा थोड़ी है। हम दो ही तरीके का फॉर्मूला जानते हैं, चाहे तो पूरा मतलब एयर रहे चार्ज के बीच में या पूरा मीडियम रहे। हम तो ये दो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ था, कुछ में एयर है कुछ में मीडियम, तो मुझे बदलना पड़ा। मीडियम वाले को किस में बदल दिया? एयर में। और देखिए एक क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन Q1 Q2 बताना है। मान लीजिए कि Q1 यहां है, Q2 यहां है। अब हमने क्या किया, अब हमने और इन दोनों के बीच में देखिए, अब हमने क्या किया कि कुछ डिस्टेंस तक T1 थिकनेस तक हमने एक अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा। ये वाला मीडियम अलग है, अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। और यहां पे मैंने अलग डाइलेक्ट्रिक भरा, इस जगह अलग भरा, यहां का मीडियम अलग है। यहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K2। अब बताइए इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अब आप तो ये भी एक गड़बड़ वाली बात है, कुछ मीडियम अलग है और दूसरा मीडियम अलग है। इसका थिकनेस कितना है? T2। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है इसको भी एयर में बदल दीजिए और इसको भी एयर में बदल दीजिए, दोनों को एयर में बदलिए। तो जब आप पहले वाले मीडियम को एयर में बदलोगे, देखो क्या लिखेंगे, जब आप इसको एयर में बदलोगे तो मीडियम में कितना डिस्टेंस है? T1। तो एयर में कितना डिस्टेंस बनेगा? √K1 इंटू T1। अगर आप इसको एयर में कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा चार्ज को। मीडियम में डिस्टेंस कितना है? T2। तो एयर में कितना हो जाएगा? एयर में होगा √K2 इंटू T2। दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया एयर का डिस्टेंस। दिस इज आर इफेक्टिव। अब इसमें इसके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन √K1 इंटू T1 प्लस √K2 इंटू T2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सब लोगों को? जल्दी से बताइए। सर √KT डिस्टेंस है या फोर्स? अरे √KT डिस्टेंस बाबू, फोर्स एक्सपीरियंस कैसे हो जाएगा? √KT डिस्टेंस ना हुआ। अब यूनिट देखिए, √K का तो कोई यूनिट होता नहीं है। अब इसमें T लगाया, अब अगर ये मीटर में होगा तो ये ओवरऑल मीटर में ना मिलेगा, तो √KT डिस्टेंस हुआ ना, फोर्स कैसे आ जाएगा? सबको समझ में आया है नहीं आया जल्दी बताओ। रोनित, रोनित कहाँ गया भाई? कहाँ है रोनित? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को अब और शुरू करते हैं कूलम्स फोर्स पर। पहला क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो और 4 ऑप्शन देते जाएंगे, आप लोग को सॉल्व करना है और फटाफट आंसर बताना है, ठीक है?
पहला क्वेश्चन, द परमिटिविटी of vacuum is 8.86 10 to the power minus 12 coulomb square by Newton meter square, and the dielectric constant of water is 81. The permittivity of water in कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 81 इंटू 8.86 10 टू बी पावर माइनस 12, 8.86 माइनस 12 अपॉन 81, 8.86 इंटू 10 टू बी पावर माइनस 12, 81 अपॉन 8.86 इंटू 10 टू बी पावर माइनस 12। आंसर बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। श्रेया पांडे का आंसर ए है, रोनित ए, राशिद आलम, अभिनव आनंद। चलिए, बहुत लोगों का ए आ गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब हुआ एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है? 8.86 इंटू 10 टू बी पावर माइनस 12। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर यानी कि के, ये दिया हुआ है वाटर का 81। तो आपसे मांग रहा है परमिटिविटी बताइए। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन, परमिटिविटी आपको बताना है, परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन बताना है ना। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ही हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये बात तो आपको पता भी होगी, कई बार हमने लिखा भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सब इन दो की वैल्यू दी हुई है, इसका पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है और एप्सिलॉन आर भी दिया हुआ है। एप्सिलॉन पूछ रहा है, ये आपसे मांग रहा है। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 81। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे आते हैं। The force between two point charge placed in vacuum
at distance 1 millimeter is 18 Newton. If a glass plate of thickness 1 millimeter and dielectric constant 6 be kept between the charges then new force between them would be first option 18 Newton, 108 Newton, 3 Newton, 3 into 10 to the power minus 6 न्यूटन। ऑप्शन दीजिए। अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, 4 ऑप्शन में से एक बताइए। अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, ए बी सी डी। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। और जब वो एयर में है यानी वैक्यूम में है तब उस पर फोर्स कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। यानी एयर में फोर्स कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। अभी उन्हीं दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है 1 मिलीमीटर, उसमें पूरा 1 मिलीमीटर थिकनेस का एक ग्लास प्लेट मैंने रख दिया। 1 मिलीमीटर थिकनेस का ग्लास प्लेट रखने का मतलब पूरा पैक कर दिया, भर दिया है ना। तब बताना है फोर्स कितना होगा। अब ये याद कीजिए कौन से कॉन्सेप्ट पर है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई दो चार्ज एयर में होगी और उस पूरे सेटअप को उठा के अगर आप मीडियम में डुबाओगे, यानी कि ना तो चार्ज बदल रहा है और ना ही डिस्टेंस बदल रहा है, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियम का फोर्स बराबर एयर का फोर्स बाय एप्सिलॉन आर। ये वाला कंसेप्ट है। मीडियम का फोर्स इज इक्वल टू एयर का फोर्स बाय एप्सिलॉन आर। एयर में कितना लग रहा था फोर्स? एयर में लग रहा था 18 न्यूटन। एप्सिलॉन आर का मतलब मीडियम की वैल्यू। एप्सिलॉन आर का मतलब मीडियम की वैल्यू कितनी है? मीडियम की वैल्यू 6, तो 6 3 18। तो अब उसमें फोर्स लग जाएगा, ग्लास प्लेट रखने के बाद उस पर फोर्स लगेगा 3 न्यूटन। आंसर आएगा 3 न्यूटन। आंसर आएगा 3 न्यूटन। वेरी गुड। यहाँ पे ना तो चार्ज बदल रहा है ना ही डिस्टेंस बदल रहा है। बस मैंने क्या किया? दो चार्ज के बीच में ग्लास प्लेट को रख दिया और ग्लास प्लेट का थिकनेस 1 मिलीमीटर, मतलब कि पूरा चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, उतने ही थिकनेस का ग्लास रख दिया। सी ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है, बहुत अच्छी बात है। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। each of the two-point charge are doubled. Two-point charge are doubled and their distance is halved. Force of interaction between becomes, अब उसमें फोर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 4 times, 16 times, 1/4 times, 1/16 times।
क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्ज को डबल कर रहे हैं, दोनों चार्ज को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा, फटाफट देखिए। जैसे एक चार्ज मान लीजिए Q1 था, दूसरा चार्ज Q2 था, इसके बीच का डिस्टेंस था R, तो अभी इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों चार्ज को मैंने डबल कर दिया, दोनों चार्ज को मैंने डबल कर दिया, यानी Q1 बन गया है 2Q1 और Q2 बन गया है 2Q2 और डिस्टेंस को हाफ कर दिया यानी R/2। अब इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, F डैश कितना हो जाएगा, K Q1 कितना है 2Q1, Q2 कितना है 2Q2, डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 4 ऊपर जाएगा और 4 ऊपर है तो 16 K Q1 Q2 अपॉन R² एंड K Q1 Q2 अपॉन R² क्या है, पहले वाला फोर्स, तो इस पूरे के जगह पे रख देंगे हम लोग F, इसके जगह क्या रख देंगे F, तो F डैश कितना आ गया 16 इंटू F, यानी फोर्स 16 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बॉम्बे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का आंसर बी आ गया है, आंसर सही आ रहा है सबका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, अभी के लिए इतना ही।